देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरे अध्याय यानी स्थल रूप एवं जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो जैसे कि आप लोगों ने सेकेंड नंबर चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में आपने पढ़ा था महासागर और द्वीप पढ़े थे ना। तो देखिए स्थल रूप क्या है। स्थल तो आप लोगों ने पिछला चैप्टर में पढ़ा था। जैसे कि हमने आपको पिछला चैप्टर में आपको बताया था कि पृथ्वी पर 71% क्या है, पानी है। 71% पानी है और 29% क्या है, 29% स्थल है। तो ये जो स्थल है ना, उसी के रूप के बारे में पढ़ना है। जो स्थल है ना, ये कई रूप में आपको मिलेंगे। जब आप आगे चलिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका वर्गीकरण किया गया है। स्थल ही होगा जिसको हम लोग पर्वत बोलेंगे, उसी को हम लोग पठार बोलेंगे और उसी को हम लोग मैदान भी बोलेंगे, ठीक ना। ये जमीन ही है। स्थल मतलब क्या, जमीन, ठीक ना, जिसपे हम लोग रहते हैं। और महासागर मतलब पानी। तो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार ध्यान दीजिए। ये सब क्या है, ये स्थल है। जैसे आपको इतना दिख रहा है ना, ये स्थल है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्थल है। ये भी इतना स्थल है, 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 ये भी इतना स्थल है और ये भी इतना स्थल है। इसके बावजूद जो ये उजला उजला दिख रहा है सब पानी है। पिछले वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा किया था। तो ये जो स्थल होते हैं ना, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ जगह पर्वत होगा, कुछ जगह पठार होगा और कुछ जगह एकदम खाली मैदान होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो बराबर जगह दिख रहे हैं ना, समतल, ये क्या है, मैदान है। आपको ये ऊंची ऊंची ऐसे करके जगह दिख रही होंगी, ऐसे कर करके यहाँ पे दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब पर्वत है। और वहीं पे अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊंचा है, उसके बाद एकदम समतल है, तो ये पठार हुआ। और पर्वत में क्या है कि एकदम ऊंचा और तीखा नुकीला है, जैसे पेंसिल का नोक है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पर्वत बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक है। कौन कौन सा टॉपिक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत को भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद पठार और मैदान, जब पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पठार टॉपिक मिलेगा और उसके बाद फिर आपको मैदान भी मिलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर इन तीनों चीजों को आप पढ़ लेते हैं तो ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे, यहाँ तक, ठीक ना। और जो पठार है उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक ना। देखिए स्थल रूप एवं जीवन। स्थल के बारे में अभी नाम आपने पता है कि पृथ्वी पर टोटल 29% क्या है, स्थल है। तो वही 29% को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी भी हम आपको बताएं, पहला हो जाएगा पर्वत, दूसरा होगा पठार और तीसरा होगा मैदान। इन 3 तरीकों से इस स्थल को वर्गीकृत किया गया है। और इस स्थल पे लोगों का जीवन कैसे कटता है, लोग कैसे जीवित रहते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो यही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पृथ्वी की यहाँ पे प्रशंसा करते हुए अथर्ववेद से एक लाइन लिया गया है, ठीक ना। अथर्ववेद क्या होता है, अथर्ववेद जैसे कि आपको पता होने चाहिए कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वहीं से यहाँ पे पृथ्वी की प्रशंसा में एक लाइन लिया गया है, जिसमें लिखा है कि मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। देखिए यहाँ पे जो है ना, पृथ्वी के भार से मुक्त मतलब पृथ्वी इतनी शक्तिशाली है, पृथ्वी इतनी शक्तिशाली है कि वह सभी मनुष्यों का भार आसानी से सहन करती है, ठीक ना। देखिए कवि जो लिखते हैं ना, थोड़ा सा उसका भावार्थ अलग हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कि मनुष्यों के भार से मुक्त मतलब मनुष्यों के भार को लेकर, यहाँ पे ये समझेंगे, ठीक ना। अनेक प्रकार की ऊंचाई मतलब कहीं ऊंचा है, कहीं खाला है, कहीं ढलान है, ढलान तथा विशाल समतल भूमि है। मतलब ये जो पृथ्वी की भूमि है
सभी जगह एक समान नहीं है। अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती है। मतलब पेड़ पौधे इसी पृथ्वी पे टिके हुए हैं और पृथ्वी के पास बहुत प्रकार की प्राकृतिक शक्तियां भी है, ठीक ना। हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त होती है। मतलब पृथ्वी हम सभी के रहने के लिए और जीवन के पर्याप्त स्थान देती है जिसमें हम लोग रहते हैं। हम सभी के लिए विस्तार प्राप्त होती है। अपनी संपदा मतलब अपनी ये विस्तार और जो ये अपनी हरी भरी हरियाली है, जो धन संपत्ति है, इसको क्या करे, समृद्ध रखे। और यहाँ पे पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके संतान है। बस यही चैप्टर था। ये इतना भूगोल से रिलेटेड नहीं है। मेन चैप्टर चालू होता है अगले अध्याय से, ठीक ना। बाकी ये समझ चुके होंगे कि पृथ्वी की प्रशंसा में ये अथर्ववेद से लिया गया पंक्ति है, ठीक ना। और वेद 4 होते हैं जो कि हमने आपको बताया। हर चीज को डिटेल में बता ही देते हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोगों को कमेंट करना है। और इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 2 प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लीजिएगा। तो चलिए पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया ये वीडियो 2 चैप्टर में खत्म होगा, ये चैप्टर 2 वीडियो में खत्म होगा। ये पहला वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पठार और मैदान को भी पढ़ लेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ से इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कि अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। स्तनधारी एक ये बायोलॉजी से रिलेटेड शब्द है। स्तनधारी का मतलब होता है कि वैसा जीव या वैसा जंतु जो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाता हो, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक ना। ये सब क्या है, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। उसमें एक उदाहरण मानव भी है। मानव मतलब इंसान भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, इसलिए मानव क्या हो जाएगा, स्तनधारी हो जाएगा। कुत्ता होता है वो भी क्या है, स्तनधारी है। बिल्ली स्तनधारी हो जाएगी, ठीक ना। और उसी के साथ आप देखेंगे कि जो गाय भैंस है वो भी स्तनधारी है। लेकिन आप देखे होंगे कि मुर्गी जो होती है वो स्तनधारी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। शायद आप समझ रहे होंगे, इतना डिटेल में भी हम लोग को नहीं जाना है। यहाँ पे समझिए कि अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। मानव भी क्या है, स्तनधारी है और वो भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसा कि आपने देखा कि भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो 29% पृथ्वी पे भूमि है ना, वो कई प्रकार की है। जैसे आप इसी फिगर में देख सकते हैं, कहीं पे देखिए ऊंचा है, कहीं पे बराबर है, कहीं पे ऊंचा होकर एकदम बराबर हो गया है, और कहीं पे एकदम तिखिला ऊंचा आपको दिख रहा है, ठीक ना। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है, मतलब बहुत बदल जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटे नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं। झारखंड के एक जगह है छोटा नागपुर, ठीक ना। कौन सा जगह है, छोटा नागपुर। तो मान लीजिए कि आप वहां से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक जाते हैं, ठीक ना। तो इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य यानी लैंडस्केप, ठीक ना, इसी का देखिए दृश्य भूमि को ही इंग्लिश में लैंडस्केप कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे स्पेलिंग हो जाएगा, स्पेलिंग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लैंडस्केप, ठीक ना। ये इसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक। तो दृश्य भूमि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं। तो अगर आप इस रास्ते से यानी कौन से रास्ते, झारखंड के छोटा नागपुर, प्रयागराज और अल्मोड़ा के रास्ते अगर जाते हैं तो आप अलग अलग प्रकार की दृश्य भूमि देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल यानी स्थल रूप, देखिए स्थल रूप को हम लोग लैंड फॉर्म बोलेंगे, ठीक ना। LAND, लैंड मतलब भूमि, और फॉर्म्स मतलब उसका रूप, भूमि का रूप। मतलब आपको 3 प्रकार के भूमि रूप दिखाई देंगे जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे, मतलब रिसर्च करेंगे, उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने इतना बात समझा। आगे चलिए, आइए पता लगाए कक्षा की गतिविधि के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थी में
विद्यार्थी के समूह बनाइए और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन कीजिए। आपको 4-5 का ग्रुप बनाना है अपने दोस्तों का और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन करना है, देखना है, समझना है आपको किस प्रकार की दृश्य भूमि दिखाई देती है, आपको कैसा भूमि वहां पे दिखाई देती है, क्या कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर पड़ी दृश्य भूमि में बदलाव होगा। अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इसकी तुलना कीजिए। मतलब आपको क्या, जैसे आपके घर के आसपास अगर समतल भूमि यानी मैदान है तो क्या 50-60 किलोमीटर दूर जाते हैं तो क्या आपको पठार जैसा दिखता है या फिर पर्वत आपको दिखता है, यही आपको बताना है। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक ना। आगे चलिए, इन्हीं समूहों के साथ भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र की यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए जहां वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों की सूची बनाइए। अन्य समूह द्वारा दी गई जानकारी की इनकी तुलना कीजिए, दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए। आपको क्या करना है कि ऐसे समूह बनाए, जैसे मान लीजिए एक दो दोस्त होगा जो बाहर कहीं घूमने गया होगा, मान लीजिए कोई हिमाचल प्रदेश गया होगा, कोई सिक्किम घूमने गया होगा, तो उन्हीं सब के बीच में जानकारी लेना है कि वहाँ की दृश्य भूमि यानी वहाँ की भूमि आपको कैसी दिखाई देती है, बराबर दिखाई देती है, फिर ऊंचा खला दिखाई देती है, और उसका तुलना करना है और एक क्या बोलते हैं सूची बनाना है। बस ये दोनों काम आपको खुद से करना है। बाकी चलिए हम आगे समझाते हैं आपको, ठीक ना। स्थल रूप पृथ्वी की सतह पर एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्ष में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि हमने आपको बताया, पर्वत में, पठार में और मैदान में। जैसे कि आप चित्र 3.1 में देखेंगे, देखिए 3 चित्र में इस आरेख में 3 स्थल रूप दिए गए हैं। पृष्ठभूमि में पर्वत, जैसे कि आप इधर वाले साइड में आप देखेंगे ना, ऊपर के साइड में, तो ये जो दिख रहे हैं ना सब पर्वत है, ठीक ना। इनमें से 2 को हिमाच्छादित किया गया है। मतलब देखिए हिम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बर्फ जैसा आपको दिख रहा है, ठीक ना, 2 पे बर्फ दिख रहा है। देखिए पर्वत ज्यादा ऊंचा होता है ना तो वहां पे बर्फ जम जाते हैं। बाईं ओर एक पठार है और आगे एक मैदान जहां पर्वतों से आती हुई नदियां दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ये पर्वत होता है ना, यहाँ पे बर्फ होता है, ये व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ना आप, ये बर्फ है। ये क्या होता है ना कि पिघल कर नदी बन जाता है, पिघल कर ये पानी बहता है जो क्या हो जाता है कि नदी में आता है। आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी भी यहीं से आती है। पर्वतों के जो बर्फ होते हैं वो पिघलते हैं तो उससे गंगा नदी का निर्माण होता है। बहुत सारी नदियां निकलती है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को पूरा करते हैं और उसके बाद हम लोग उधर जाते हैं, ठीक ना। इस स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। जो इन स्थल रूप है ना, जैसे पर्वत है, पठार है, तो इन सभी में अलग अलग प्रकार की जलवायु होता है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थलों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग प्रकार की संख्या। ऐसा नहीं कि हर जगह समान प्रकार के लोग रहते हैं, नहीं। आप देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र जो होता है ना उसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जीवन जीना बहुत आसान होता है, ठीक ना। पर्वतीय क्षेत्र पठारी में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आप देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। भारत की जनसंख्या करीब हमको लग रहा है कि 40 करोड़ जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में ही रहती है, वो भी गंगा नदी के तट के सामने। गंगा नदी के आसपास ही 40 करोड़ जनसंख्या रहती है। बाकी चलिए इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बेसिक जानकारी के लिए हम आपको बता दिए। चलिए पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पर्वत वे स्थल रूप है जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान मतलब चढ़ाई और संकरे शिखर चोटी के रूप में पहचाना जा सकता है। जैसे देखिए चौड़ी आधार, जैसे आधार हो गया चौड़ा, लेकिन इसकी जो शिखर होगी ना ऐसे तीखा होगा, एकदम पतला। तो ये जो हुआ ना खड़ी चढ़ान हो गया, इस पे चढ़ना होगा तो एकदम खड़ा चढ़ना होगा। जैसे पर्वत अगर रहेगा तो पर्वत ऐसा रहता है, ठीक ना, ऐसा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा ही ऊंच है ना, लेकिन ये क्या एकदम खड़ी चढ़ान है। पर्वत जो रहता है
वो ऐसे बराबर रहता है, ठीक ना, आप शायद समझ रहे होंगे। तो उसी की बात हो रही है। सॉरी, हमने यहाँ पे गलत बता दिया। ये जो पठार होता है वो समतल होता है, जैसे थोड़ा सा ऊंचा रहेगा फिर बराबर रहेगा फिर नीचा रहेगा, ऐसे करके रहता है। लेकिन जो पर्वत होता है एकदम खड़ा रहता है, ऊपर एकदम नुकीला, ठीक। इतना बात आप समझे। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं, इन्हें चौड़ा आधार, खड़ी ढलान और संकरे शिखर चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता, तुंगता मतलब एल्टीट्यूड, ठीक ना, इसका मतलब होता है अधिक ऊंचाई, ठीक ना। यहाँ पे इंग्लिश स्पेलिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि अधिक ऊंचाई, ठीक ना। तुंगता मतलब कि अधिक ऊंचाई नहीं, तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई। और यहाँ पे लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु में कम ऊंचाई, तुंगता बोलिए फिर ऊंचाई बोलिए, पर हिम क्या हो जाता है, पिघल जाता है। जो पर्वत कम ऊंचा पे होंगे तो उस पे धूप पड़ेगा, गर्मी होगा, तो गर्मी जब होगा ना तो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे और पिघल के नदी में आ जाएंगे, ठीक ना। पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंचती है। जैसे कि हम आपको बताएं गंगा नदी भी वहीं से निकलती है। वो बर्फ ही जो होता है पिघला होता है, वो पानी बन के गंगा नदी में आता है, ठीक ना। हम आपको बताएं ना ये बात। जैसे अगर आप लोग मैप खोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि गंगा नदी का भी स्टार्टिंग इन पर्वतों से हुआ है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत अधिक ऊंचाइयों, तुंगता मतलब ऊंचाइयों, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि बहुत अधिक ऊंचाइयों पर हिम कभी नहीं पिघलता। जो पर्वत बहुत ऊंचा होते हैं ना तो वहां पे बर्फ अगर जम जाती है तो कभी नहीं पिघलता। और ये पर्वत अस्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं, मतलब बर्फ से वो हमेशा ढका रहता है जो ज्यादा ऊंचा पे रहता है। और कम ऊंचाई पे क्या होता है, तो कम ऊंचाई पे हिम पिघल कर नदी में आ जाते हैं, ठीक ना। और जो ज्यादा ऊंचाई पे रहता है वो कभी नहीं पिघलता है, ठीक ना। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान, कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाई और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़िया या फिर इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हिल बोलते हैं। छोटे पहाड़ या हिल कहते हैं, ठीक ना। देखिए आपको हम इन दोनों में अंतर दिखा दें, पर्वत और ये क्या होते हैं। थोड़ा सा एक फिगर हमने यहाँ पे लेकर आया है, इसको समझ लेते हैं ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ये स्क्रीन पर भी हम लगा देंगे आपके लिए। और आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे दो चीज आपको देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे पर्वत और पहाड़िया, ये दोनों चीज क्या होती है। तो देखेंगे आप पर्वत को देखेंगे कैसा एकदम नुकीला है, दिख रहा है ना आपको। देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यही है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक ना। आप देखेंगे पर्वत क्या एकदम ऐसा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाते हैं। पर्वत पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ऐसे एकदम नुकीला है, लेकिन यहीं पे यहाँ पे पहाड़िया या फिर पहाड़ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए वो थोड़ा सा ना ऐसा आपको दिखने को मिल रहा होगा। ये जो है ये नुकीला नहीं है, गोल टाइप का है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, नुकीला है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यही दोनों में अंतर है। दोनों में चढ़ाई है, लेकिन जो पहाड़िया है वहां पे ऊपर गोल साइड दिख रहा है और यहाँ पे एकदम तीखा नोक दिख रहा है। शायद आप समझ रहे होंगे, शायद आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस पंक्ति में बस यही लिखा हुआ था कि कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाई हो और गोल आकार के शीर्ष हो, गोल आकार की, एकदम ये तीखा ना हो, एकदम नुकीला ना हो, बल्कि ये थोड़ा सा ऐसे हो, गोल आकार के हो यहाँ पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पहाड़िया बोलते हैं, यानी हिल बोलते हैं, ठीक ना। आगे चलिए, यहाँ पे कुछ हिम के बारे में लिखा गया है, इसको समझते हैं। देखिए हिम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, हिम को ही हम लोग बर्फ बोलते हैं। जो पर्वतों पे बर्फ जम जाता है उसी को हिम बोला जाता है। यदि आप हिमालयी क्षेत्र, मतलब जैसे कि कश्मीर, अपने देश का जो राज्य कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में अगर नहीं रहते हैं तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखा हो।
क्योंकि जो कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, वहीं पे आपको हिमालय पर्वत मिलता है। और हिमालय पर्वत पे ही क्या होता है कि बहुत सारे बर्फ आपको मिलते हैं, जिसको हम लोग हिम बोलते हैं। शेष भारत में अधिकांश वर्षण वर्षा और ओले के रूप में ही होता है। देखिए, वर्षण का मतलब क्या होता है, तो वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना। जैसे बारिश होता है तो पानी गिरता है ना, तो उसी की बात हो रही है। तो उसे हम लोग वर्षा या फिर हिमताप, जैसे हिमताप का मतलब क्या होता है कि बर्फ बन के गिरे, ठीक ना, बर्फ गिरे। ओले मतलब बर्फ के टुकड़े गिरे, उसे वर्षण का सामान्य रूप मानते हैं। जैसे आप मैदानी क्षेत्र में देखेंगे जब बारिश होता है पानी गिरता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में वही क्या होता है, बर्फ यानी ओला गिरता है। वर्षा और ओले के रूप में ही होता है बहुत ऊंचे। देखिए यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे लिखा है कि शेष भारत में अधिकांश वर्षण यानी वर्षा मतलब आसमान से पानी का गिरना वर्षा और ओले के रूप में होता है। यानी पानी अब गिरता है या फिर ओला मतलब छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, पानी का जमकर मतलब बर्फ गिरता है। बहुत ऊंचे स्थानों पर यदि काफी ठंडा है तो वहां हिम गिरेगी। हिम मतलब क्या होता है कि एकदम बड़ा बड़ा मतलब बर्फ जम जाता है, ठीक ना, हिम गिरेगी और वहां पर हिम का एक नर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप है। देखिए, हिम और ओले का गिरना वास्तव में क्या है, जल का ठोस रूप है। देखिए, जो हिम होता है ना, थोड़ा सा क्या होगा ना कि बड़ा बड़ा बर्फ का जमाव होता है, और ओला क्या होता है, छोटा छोटा होता है। ये मैदानी क्षेत्र में भी गिरते हैं कभी कभी, ठीक ना। आगे चलिए, इतना बात आपने समझा। यहाँ पे देखिए कुछ पर्वतों का नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक ना, इन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। माउंट कंचनजुंगा, ये दोनों क्या है, एशिया में पाए जाते हैं, ठीक ना। विश्व के 6 पर्वतों के चित्र। विश्व कहने का मतलब ना, आपको हम एक बार और समझा दें। विश्व कहने का मतलब कि आपको 7 महाद्वीप दिख रहे हैं ना, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, आपको ये 7 दिख रहे हैं ना, इन्हीं पे ये सभी पर्वत हैं, तो इसको हम लोग विश्व बोलेंगे। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, सबसे फर्स्ट वाला फिगर, और यहाँ पे माउंट कंचनजुंगा, ये क्या है ना कि एशिया में है, एशिया में। आप आगे पढ़ेंगे, चलिए हम आपको आगे पढ़ाते हैं, एक एक लाइन को समझाएंगे, आपको पूरे वीडियो को देखना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कि विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे पर्वत होते हैं। जैसे एक पर्वत होता है तो उसका एक स्पेशल नाम दे दिए, इसी पर्वत के बगल में एक और पर्वत, एक और पर्वत, एक और पर्वत, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पर्वत होते हैं बहुत दूर में। तो उसको क्या किया जाता है ना कि पर्वत श्रृंखला बोल दिया जाता है और उसका एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है। तो विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे एशिया महाद्वीप है ना, उसमें एक हिमालय पर्वत आपको मिल जाएगा, यूरोप में आल्प्स आपको मिल जाएगा, तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज आपको मिल जाएगा। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। तो यहाँ पे जो 6 फिगर दिया था ना, उसका यहाँ पे विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाई दर्शाने वाला एक रेखा चित्र। मतलब क्या है ना कि उन 6 पर्वतों का तुलना यहाँ पे किया गया है कि कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन सभी के बारे में भी दिया गया है कि चित्र 3.2 में विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। विश्व मतलब जो 7 महाद्वीप की बात हो रही है। विश्व मतलब 7 महाद्वीप, मतलब उस पे जितने भी पर्वत है ना, उनमें से 6 को दिखाया गया है। चित्र 3.3 इन्हें ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्षित ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत किया गया, मतलब उनके तुलना करने के लिए, ठीक ना। माउंट एवरेस्ट नेपाल तथा तिब्बत के बीच और कंचनजुंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां यानी शिखर है, ठीक ना। इस बात को देखिए, एक सेकंड हम आपको समझाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या समझा रहे थे, लिखा है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा
हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां है, ठीक ना। तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे, नेपाल तथा तिब्बत के बीच, और कंचनजुंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमने मैप खोला है, आप अपने फोन में भी इसको देख सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना भारत दिख रहा है ना, इंडिया। इसके जस्ट बगल में आपको नेपाल दिख रहा है, और चीन में ही एक जो हिस्सा होता है इधर वाला, उसको हम लोग तिब्बत बोलते हैं, ठीक ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिब्बत बोलते हैं। तो यहाँ पे बात तिब्बत की ही हो रही है। जैसे इसको और जूम कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पे नेपाल दिखेगा। तो नेपाल में जब ऐसे जूम कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दिखेगा। तो माउंट एवरेस्ट देख सकते हैं, अगर फोटो देखना चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो यहाँ पे ये लोकेशन दिया है ना कि नेपाल तथा तिब्बत के बीच में, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो हिमालय पर्वत है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है। अगर सिक्किम वाला भी देखना चाहें तो सिक्किम में आपको एक यहाँ पे दिखेगा, कौन सा पर्वत का नाम है सिक्किम वाला, तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है कंचनजुंगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कंचनजुंगा पर्वत है, ठीक ना। तो ये दोनों जो पर्वत है ना, हिमालय पर्वत का 2 सबसे बड़ी चोटियां है। जैसे कि अभी हमने आपको क्या बताया था, अभी थोड़ा देर में हम बताया था कि बहुत सारे पर्वत मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पर्वत, यहाँ पे पर्वत, यहाँ पे पर्वत, यहाँ पे पर्वत, ऐसे करते हुए बहुत सारे श्रृंखला बनते हैं। तो उसमें जो है ना, तो एवरेस्ट जो है, जैसे कि आपको फिर से हम यहाँ पे दिखाएं, भारत का ये हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यहीं पे नेपाल है, इधर कुछ भारत के हिस्सा में ऐसे हिमालय रहते हैं। तो जो हिमालय में जितने भी पर्वत है ना, यहाँ पे भी पर्वत, यहाँ पे पूरे पर्वत है, ठीक ना। तो इसमें जो सबसे ऊंचा है ना, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और थोड़ा सा उससे कम ऊंचा है, उसको कंचनजुंगा बोलते हैं। और दोनों का लोकेशन क्या है, तो नेपाल तथा तिब्बत के बीच में है। और ये वाला जो है ना, भारत के सिक्किम राज्य, यानी भारत और नेपाल के बीच में, जो कि हमने अभी आपको मैप पे दिखाया। इसमें डाउट नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो इन दोनों को यहाँ पे दिखाया गया। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला का ये भी एक भाग है, माउंट एवरेस्ट भी और माउंट कंचनजुंगा भी, ठीक ना। तो यही दोनों बात यहाँ पे लिखा है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां है। मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला में दोनों आते हैं और सबसे ऊंची भी है, यही बात लिखा है। एंडीज कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिए दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। जैसे एशिया में क्या है, तो एशिया में हिमालय है ना, उसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका में क्या है, तो एंडीज नाम का पर्वत श्रृंखला है। वही लिखा है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में जो आपको मिलेगा। देखिए दक्षिणी अमेरिका कहाँ पे, तो हमने आपको 2 भाग में बांटा था ना, इसको हमने बोला था उत्तरी अमेरिका, इसको बोला था दक्षिणी अमेरिका। तो यहीं पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक ना। ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 7 भागों में बांटे थे ना महाद्वीप को, तो ये दक्षिणी अमेरिका था। तो दक्षिणी अमेरिका में ही आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकांगुआ, ये जो नाम है अंकोकांगुआ जो पर्वत है, उसका भी उसको यहाँ पे लिखा गया है, यानी वो सबसे ऊंची है। पूर्वी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। जैसे देखिए जो पूर्वी अफ्रीका है ना, वहां पे एक ऐसा ही पर्वत है, बस इसके साथ और सारे पर्वत नहीं है। और इसको क्या बोला जाता है, तो किलिमंजारो एक पृथक पर्वत है, मतलब उसके श्रृंखला में कोई नहीं है, मतलब इसके साथ बहुत सारे नहीं है, एक ही पर्वत है जो बहुत ऊंचा है, तो इसलिए उसका यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक ना। पश्चिमी यूरोप में मोट, यूरोप के बारे में आप जानते हैं, देखिए यूरोप को हम आपको दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यूरोप हुआ, ठीक ना। तो यूरोप के पश्चिम साइड, यानी इधर साइड में आपको, इसको भी हम दिखाते हैं। देखिए यूरोप में इधर आपको एक क्या मिलेगा, माउंट ब्लैंक, ठीक ना, यानी माउंट ब्लैंक जो है वो भी क्या है, वो भी बहुत ऊंचा पर्वत है।
पश्चिमी यूरोप में माउंट ब्लॉक आल्पस का सबसे ऊंचा पर्वत है। आल्पस क्या है? आल्पस एक पर्वत श्रृंखला है, मतलब बहुत सारे पर्वत होंगे, उसको आल्पस बोला गया। उसमें सबसे जो ऊंचा होगा उसको माउंट ब्लैंक बोला गया, ठीक ना। इतना बात आपको समझ में है। बहुत सारे पर्वत थे उसको हिमालय बोला गया, बहुत सारे पर्वत थे उसे हिमालय बोला गया। उसमें एक जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा है और कंचनजंगा सबसे ऊंचा है। उसी प्रकार से एंडीज, बहुत सारे पर्वत थे उसको एंडीज बोला गया, और उसमें जो सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है उसको अंकोकांगुआ बोला गया, ठीक ना। इसी प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। और देखिए एक यहाँ पे अनाई मुखी, केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इन सभी पर्वतों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा? इन सभी फिगर को जितने भी आपके बुक में 6 जो दिखाए गए थे ना यहाँ पे, उनका तुलना हमने कर दिया और उनका लोकेशन भी बता दिया कि कहाँ कौन है, ठीक ना। अगर हम चाहते तो ऐसे बगकर आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन हम चाहते कि एक भी डाउट बचे ही नहीं। अगर आप मेरे वीडियो को देख ले तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। अगर मेरे वीडियो को देख लो तो फिर किसी और टीचर की सहायता लेने की आवश्यकता ना पड़ो। देखिए हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीले चोटी वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित यानी युवा पर्वत है। जो हिमालय है ना वो बहुत ही नया है, अपेक्षाकृत नया है, मतलब और पर्वतों से नया है। देखिए और भी इसके बारे में लिखा गया, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां जैसे अमरावली श्रृंखला काफी पुरानी है और अपरदन के कारण ये गोल आकार की हो गई है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है हिमालय की। बोला जा रहा है कि हिमालय जैसे ऊंचे नुकीले चोटी वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, नवीन मतलब नया है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में हाल ही में निर्मित युवा पर्वत थे, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। मतलब अगर हम इसका तुलना और पर्वतों से करें ना तो हिमालय जो है ना नया है। सबसे पहले अमरावली श्रृंखला बनी, जो कि क्या हुई ना कि अब क्या हुआ ना कि अपरदन का मतलब होता है कटाव, ठीक ना। मतलब कट के क्या हो चुका है कि गोलाकार पर्वत बन चुका है, ठीक ना। गोलाकार आकार की हो गई है और कम ऊंची हो गई है। नहीं तो पहले अमरावली जो थी वो बहुत ऊंची थी और पुरानी थी, ठीक ना। तो ये क्या हुआ कि कट के क्या हो चुका है, छोटी हो चुकी है, गोल हो चुकी है। जैसा कि हिमालय के साथ हुआ, उन्नयन और अपरदन आज भी चल रहा है। उन्नयन का मतलब होता है कि देखिए अपरदन का मतलब कटना और उन्नयन का मतलब कट के ऊपर बढ़ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक पर्वत है तो ये कट जा रहा है, कट के चारों साइड फैल जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरदन। और उन्नयन का मतलब कि यहाँ पे एक पर्वत है तो दूसरे साइड से कट के ये और ऊंचा होते जा रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे उन्नयन। आप इन प्रक्रियाओं को यानी उन्नयन और अपरदन प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ती जा रही है। जैसे पर्वत इतना बड़ा है तो यहाँ पे उन्नयन हो रहा है, दूसरे जगह से कट के पर्वत मिल के इसको और ऊंचा करते जा रहे हैं। बस यही बात लिखा था, ठीक ना। शायद आप लोग समझ गए। आगे देखिए पर्वतीय प्रवेश। पर्वतों के ढलानों पर प्रायः एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन या चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये सब क्या है, उधर के वृक्ष हैं पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक ना। देखिए पर्वतीय क्षेत्र में आप वृक्षों को देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार के वृक्ष होते हैं। देखिए यहाँ पे इनका जड़ रहेगा और ये वृक्ष कुछ ऐसे रहेंगे। ऐसे इसलिए रहते हैं क्योंकि इस पे बर्फ पड़े ना तो फिसल कर नीचे आ जाए। अगर ऐसे रहेंगे जैसे समतल भूमि में रहता है तो यहाँ पे बर्फ पड़ेंगे तो फिसल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप उस क्षेत्र के पर्वतों को देखेंगे तो कैसे होते हैं, तो शंकु के तरह होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, चीड़, फर, देवदार, स्प्रूस ऐसे
वृक्ष होते हैं जो शंकुधार के होते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती है। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मांस, काई जिसे बोलते हैं और लाइकेन उग जाते हैं। देखिए ये दोनों चीज क्या होते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए पर्वतीय वन, हाँ देखिए पर्वतीय वन के बारे में हमने नहीं बताया था। तो देखिए पर्वतीय वन क्या होता है, पर्वत में उगने वाले पेड़ पौधे, पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार यानी पेड़, पर्वतीय वन उसे हम लोग बोल देंगे, ठीक ना। देखिए मांस कहते हैं फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैला है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मांस। यानी काई जैसे आप लोग नहीं देखेंगे जी, पत्थर के जब आप लोग कोई कल वगैरह होता होगा जहाँ बहुत सारे पानी गिरते होंगे, आप पे काई नहीं जम जाता है, वही उसी की बात हो रही है। लाइकेन क्या है, तो एक पौधा नहीं जीव होता है, पौधे के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपकते हुए होते हैं। मतलब लाइकेन का मतलब ना एक पौधा नहीं होता बल्कि एक जीव होता है जो पत्थरों या फिर पेड़ पौधों के साथ चिपका हुआ होता है, ठीक ना। तो इसी की बात हो रही है। ये सब क्या होता है कि पर्वत में आपको पाए जाते हैं। बाकी आगे देखिए यहाँ पे कम से कम 15 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यह 2 श्लोक दिए गए हैं। इनका काव्य खंड कुमार संभव हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। यहाँ उन संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद दिए गए हैं। देखिए यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए लिखा है कि भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा और जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है, देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को मापने का मापदंड है। देखिए भारत का मानचित्र को जब आप देखिएगा ना, आपको यहाँ पे दिखा दे, तो ये जो बात हो रही ना कि भारत के उत्तरी भाग मतलब ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है। क्या है यहाँ पे पूजनीय हिमालय, मतलब इसकी बात हो रही है कि उत्तर में हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय है, ठीक ना, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। और देखिए एक यहाँ पे था ना अमरावली पर्वत श्रृंखला, तो ये कहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में है, ठीक ना। ये बहुत पुराना पर्वत श्रृंखला है, हिमालय से भी पुराना है, ठीक ना, हिमालय से भी पुराना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक ना। ये दिख गया ना आपको, जिसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए अमरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। दिखाई दे रहा है ना आपको, लगभग लंबाई इसकी कितनी है, 670 किलोमीटर है। बाकी चलिए यहाँ पे बात हो रही थी हिमालय की। कालिदास क्या कहते हैं कि भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश हिमालय पूजनीय नाम पर्वत एक पर्वतों का राजा है जो पश्चिम से पूर्व को लेकर फैला हुआ है। ये हमने आपको समझा दिया। आगे देखिए गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त, मतलब देखिए जो गंगा है ना वो हिमालय पर्वत से निकलती है। जब पर्वतों से पानी गिरती है ना तो आवाज सुनाई देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा है गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त देवदार के वृक्ष को हिलाने और मोर पंखों को फड़ाने वाली शीतल मंद और सुगंधित वायु पर्वतवासी जो मृगों की खोज, मतलब क्या हो ना कि हिरण या फिर पर्वतीय जीवों को पकड़ते हैं वहां के लोग, ठीक ना। हिमालय की खोज में, मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं। देखिए वहाँ जो पर्वत में लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि हिमालय में रहने वाले लोग जब हिरण या जंगली जानवरों की खोज में पहाड़ों में घूमते हैं तो वे थक जाते हैं। उस समय उन्हें गंगा के झरनों की आवाज, देवदार पेड़ और ठंडी धीमी सुगंधित हवा से आराम और ताजगी मिलती है। उनकी थकान दूर हो जाता है। बस कवि जी यहाँ पे यही बोल रहे हैं। देखिए हिंदी संस्कृत
इसका अर्थ ही अजीब हो जाता है, ठीक ना। तो इसको बताने लगे ना तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 2 वो प्रश्न है ये, आप लोग इस पे चर्चा कीजिएगा। पश्चिम से पूर्व तक से क्या तात्पर्य है? चित्र 5.2 में क्या आप इनकी और पर्वतों के देवता की स्थिति को दिखा सकते हैं? तो इसको क्या करना है ना कि आपको खुद से करना है, बाकी हम इसका आंसर अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक ना। जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो होगा उसमें, ये पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग और चैप्टर को पढ़ेंगे, और इसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम इसका आंसर बता देंगे। गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है इसको भी बताएंगे, ठीक ना। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो पर्वत में रहने वाले जीवों को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे प्रेगिन फाल्कन एक पक्षी है, यहाँ पे पहाड़ी खरगोश है, हिमालयी तहड़ है, गोल्ड ईगल है, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पे याक, तेंदुआ, भालू, आपको बहुत सारे जीव मिलेंगे, ठीक ना। इनके बारे में यहाँ पे लिखा भी है। चलिए इसको हम समझा देते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग भी हो रहा है, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे समझिए, दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आपके सामने आपके बुक है तो उस बुक को ओपन कर लेंगे, ठीक ना, और मिलाते हुए चलेंगे। पर्वतों में घने वन, बहती नदियां, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं। कंदराएं का मतलब होता है कि पहाड़ों में जो छोटे छोटे पहाड़ों के अंदर जो छोटा छोटा गुफा के तरह नहीं बना होता है, उसे हम लोग कंदराएं बोलते हैं। अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। कौन कौन सा चीज? तो वहाँ के घने वन, बहती नदियां में भी कुछ जीव रहते हैं, मछली वगैरह ये सब चीज, ठीक ना। झील जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो नदियां में रहते हैं, झील में भी रहते हैं। घास के मैदान और कंदराएं मतलब जो छोटे छोटे गुफाएं होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे जीवों का आश्रय मतलब घर प्रदान करते हैं, जैसे कि गोल्ड ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरीग्रीन फाल्कन, घुमंतु बाज जिसे बोलते हैं, ठीक ना, कैनेडियन लिक्स, हिम तेंदुआ, आइब्रेक्स जंगली भेड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी, ये सभी कहाँ रहते हैं? पर्वत में ही रहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, या तो नदी या जंगल या फिर गुफाएं में रहते हैं, ठीक ना। ध्यान रखें, हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतमय है। गंगा सबसे विशाल है, सबसे लंबी है। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंगेज भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियां, उसमें आकर मिलने वाली नदियां, सहायक नदियां का मतलब कि गंगा में आकर मिलने वाली नदियां को सहायक नदी बोलेंगे। जैसे एक नदी यहाँ से निकला, दूसरी नदी इसमें आके मिल गई, इधर से आके मिल गई, तो ये सभी क्या हुई? इसकी सहायक नदियां हुई, ठीक ना। उनमें से कुछ जैसे यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती है। जो गंगा है ना, जो यमुना है ना और घाघरा नदी है, ये भी हिमालय पर्वत से निकलती है और फिर आकर गंगा में मिल जाती है, ठीक ना। जैसे कि आपको हम फिर से फिगर में दिखाएं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये भारत का नक्शा हुआ ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है? हिमालय पर्वत है, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहीं पे हिमालय पर्वत है। आप ओरिजिनल वाला मैप भी खोल सकते हैं, फोन में आपको होगा, ठीक ना। तो देखेंगे कि गंगा यहाँ से इधर से निकलती है ऐसे, और फिर ये ऐसे होते हुए इधर आती है। तो इसको हेल्प करने के लिए यहाँ से यमुना नदी निकल कर मिल जाती है, इसी पर्वत से यमुना नदी निकल कर मिलती है, फिर घाघरा नदी निकल कर मिलती है। इसके साथ ही साथ अन्य नदियां जैसे सोन नदी, ये दो की बात हुई ना, यमुना और घाघरा की बात हुई, जो कि हिमालय से ही निकलकर गंगा को हेल्प करती है, गंगा में मिल जाती है। अन्य जैसे सोन नदी जो है ना, वो गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है और फिर क्या करती है? फिर गंगा में मिल जाती है, ठीक ना। सोन नदी भी गंगा में मिल जाती है और फिर गंगा एक विशालतमय, एक बहुत लंबी नदी हो जाती है, ठीक ना। बस यही बात है। आप इसको मैप पे देख सकते हैं, मैप पे देखिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। जो यमुना नदी है ना, ये गंगा में आकर मिलती है प्रयागराज में, जहाँ हम लोग बोलते हैं, बहुत से लोग वहाँ को, उस जगह को तीर्थ स्थल भी मानते हैं और वहाँ पे नहाने भी जाते हैं। कुंभ का मेला भी वहीं पे लगता है। तो प्रयागराज को ऐसे जूम कीजिएगा, उस मैप पे लिखिएगा प्रयागराज और उसको जूम कीजिएगा, तो वहाँ पे 3 नदियां आपको मिल जाएंगी, गंगा, यमुना और सरस्वती भी वहाँ पे रहती है, ठीक ना। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, उत्तर भारत में सीढ़ीदार कृषि, जिसको वेदिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदिका,
ठीक ना। आगे चलिए इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताते हैं। पर्वतीय जीवन। पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढालन भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा स्थान पर कृषि करने का एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। देखिए घाटियों का मतलब क्या हुआ, जैसे एक ये पर्वत हुआ, फिर दूसरा पर्वत हुआ, फिर तीसरा पर्वत हुआ, फिर चौथा, तो इनके बीच में जो गैप होता है ना, इसको हम लोग घाटियां बोलते हैं। बहुत से ऐसे पर्वत होते हैं कि पर्वत पे पर्वत किसी के बीच में एक गैप नहीं होता है, थोड़ा सा होता है जिससे नदी बहती है। अगर यही गैप ज्यादा होना तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार की खेती करते हैं, ठीक ना। और वो गैप बहुत ऊंचा खाला होता है ना, तो जितना दूर मान लीजिए कि ऐसे है तो इतना दूर काट कर इसको बराबर कर इतना दूर खेती करेंगे, फिर इतना दूर खेती करेंगे, मतलब सीढ़ी नुमा कर देते हैं, ठीक ना। शायद आप समझ रहे होंगे। और ऐसा बहुत कम ही हो पाता है, तो इसलिए वहां पर्वत में रहने वाले लोग क्या करते हैं, ज्यादा पशुपालन करते हैं। अधिक पशुओं की अधिक महत्व दिया जाता है, पशुपालन की अधिक महत्व दिया जाता है, खेती कम किया जाता है। तो जब वहां पे खेती नहीं होती, गेहूं चावल ये सब नहीं होता है, तो फिर कहाँ से आता है, तो भारत के और क्षेत्रों से वहां पे जाता है, ठीक ना। और देखिए वहां के लोगों की रोजी रोटी क्या है, तो पर्यटन मतलब लोग जो लोग घूमने जाते हैं। जैसे आप लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो अगर आप लोग पर्वतीय क्षेत्र में जैसे हिमाचल प्रदेश घूमने गए, उत्तराखंड गए, जो जम्मू कश्मीर घूमने गए, तो वहां पे क्या होगा कि आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर वहां पे खरीदेंगे, खाएंगे, रहेंगे, या फिर रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। तो वही उन लोगों का क्या होगा, बिजनेस का एक साधन होगा। पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। मतलब पर्यटन मतलब क्या, घूमने वाले लोग, जैसे हम लोग जाएंगे वहां पे रहेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा देंगे, तब वहां के लोगों को पैसा देंगे, तब ना वो लोग अपने घर में रखेंगे। तो वहां पर्वतीय लोगों के लिए आय मतलब पैसा आने का महत्वपूर्ण साधन है, मतलब पर्यटन, यानी लोग जाएंगे तो उनको पैसा देते हैं, रहते हैं। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण का मतलब होता है कि पर्वत पे चढ़ना, ठीक ना। और पैराग्लाइडिंग अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्रा करते रहे हैं, किंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्रायः इसमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है, और बहुत से लोग उसे गंदा भी कर दिए हैं। जो पर्वत है वहां पे जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर्वत पे बहुत सारे कचराएं आपको मिल जाएंगी, ठीक ना। जो वैष्णो देवी का मंदिर है वो पर्वत पे ही है, लोग जाते हैं वहां पे, बहुत सारे चीज जो प्लास्टिक होता है भोजन के लिए वो करते हैं, बहुत से लोग पानी का बोतल ऐसे ही बिक देते हैं, तो जिससे बहुत कचरा भी फैलता है, ठीक ना। और देखिए भूमि के बारे में हमने आपको बताया, भूभाग का मतलब होता है कि भूमि का खंड, जैसे भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का खंड, तो उसे हम लोग भूभाग बोलते हैं, ठीक ना। और उसी प्रकार से यहाँ पे घाटिया, जो यहाँ पे शब्द नहीं दिखेंगे ना उसका अर्थ यहाँ पे दे दिया होगा। देखिए घाटिया का मतलब यहाँ पे लिखा है कि पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है, जो कि हमने आपको बताया था, ठीक ना। और यहाँ पे पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े उड़े, ये भी हमने आपको बताया था ना, भूखंड मतलब जमीन का एक छोटा हिस्सा, तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे। उसके आगे यहाँ पे ध्यान देखिए, बछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण आरंभ कर दिया था, मतलब ये पर्वत पे चढ़ने लगी थी। उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण यानी पर्वत पे चढ़ान अभियान का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसके लिए उन्हें
पद्मश्री 1984 एवं पद्म भूषण 2019 में सम्मानित किया गया। अरुणिमा सिन्हा जब 31 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। फिर बछेंद्री पाल ने उसे मतलब प्रोत्साहन दिया, बहुत मोटिवेट किया। तो 2023 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद जब उस पे चढ़ गई तो जो सभी महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप है, उनके सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ी और 2015 में उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक ना। ये क्या होता है पद्मश्री, मतलब ये क्या है ना कि अवार्ड है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये बहुत बड़ी कठिन काम होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। माउंट एवरेस्ट की लंबाई आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है। उतना ऊंचा पे चढ़ना और वो खड़ी चढ़ान होता है, उसको चढ़ने के लिए लगभग 2 महीना लग जाते हैं। ठीक ना। तो ये बहुत कठिन काम होता है और वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए ये बहुत कठिन काम है। इसलिए यहाँ पे जो चढ़ते हैं उसको पद्मश्री और पद्म भूषण मतलब बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक ना। आइए पता लगाएं चित्र के माध्यम से, चित्र 3.6 के माध्यम से जो पृष्ठ 50 पे आपको दिए हैं ना, उसको देखना है। पर्वत में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौती को दर्शाया गया है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा करना है आपको। यह विचार कीजिए कि जब पर्वत में इतना सारी चुनौतियां हैं फिर भी लोग क्यों वहां पे रहते हैं। तो क्योंकि पर्वत में जो है ना कि वहाँ की वहाँ का दृश्य बहुत ही आकर्षित होता है। ठीक ना। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य होता है, यही इसीलिए वहां पे लोग रहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे वहां पे बाढ़ भी बहुत आता है। ठीक ना। और भूस्खलन मतलब जमीन भी बहुत ऐसे मतलब टूट जाता है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक ना। फिर भी लोग वहां पे रहते हैं क्योंकि वहां की दृश्य भी बहुत अच्छा दिखने में लगता है, ठंडा मौसम भी होता है, बादल भी फट जाते हैं। ठीक ना। उसके आगे देखिए, ध्यान रखें, विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और इनके अनेक नाम है। तिब्बत के लोग इसे चोमो लुंगमा कहते हैं जिसका अर्थ है जगत जननी और पर्वत की उसी रूप में पूजा करते हैं। नेपाल निवासी इसे सागर माथा कहते हैं जिसका अर्थ है आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बौन, यानी बौन कहा है तो तिब्बत के एक प्राचीन धर्म है। ठीक ना। बाद में तिब्बत में लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे, पहले क्या मानते थे, बौन के अनुयायी मतलब उसको फॉलो करने वाला, जो हिंदू धर्म को फॉलो करता है, बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, जैन धर्म को फॉलो करता है। ठीक ना। तो उसे हम लोग अनुयायी बोलेंगे। पवित्र मानते हैं मतलब कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन ये सब क्या मानते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में भी देखी जाती है। ठीक ना। तो इस प्रकार से आज का हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पठार से आगे कंटिन्यू करेंगे